साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। आपका स्वागत है फिलहाल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज बात करेंगे हम मैथमेटिक्स और ईवीएस की। तो साथियों आओ बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सबसे पहले किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। जो आयत की ऊंचाई होती है वो क्या दर्शाती है? उस वर्ग की बारंबारता दर्शाएगी, उस वर्ग की चौड़ाई दर्शाएगी, उस वर्ग की ऊपरी सीमा दर्शाएगी या निम्न सीमा दर्शाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना हिस्टोग्राम में उसकी बारंबारता, वो कितनी बार चल रहा है वो बारंबारता दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। पेडागोजी वाले क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्या कह रहा है? एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए। सूत्र रटना नेगेटिव हो गया, इसे हटा दो। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को गणितीय संसाधनों के अपने अर्थ बनाने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया? रटना। तो ये नेगेटिव है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि मुझे क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये रहा। क्या कह रहा है? दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है? 100। दोनों कोणों का दोनों कोण होंगे, क्या होंगे? अगर आपको मालूम होगा, जानकारी हो थोड़ी सी, जो कोटि पूरक होता है तो उसका होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर दो कोण हैं, कुछ भी मान लो, थीटा वन थीटा टू मान सकते हो आप, तो दोनों कोणों का योग होता है 90। कितना होता है? 90 डिग्री। और अगर संपूरक है तो अल्फा और बीटा का जो योग होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180। अब देखो, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसमें। क्या है? अगर 90 है तो मतलब चारों ऑप्शन में 90 योग होना चाहिए। अंतर तो बाद की बात है। अब देखो 65 और 35 जोड़ो, योग कितना है? 100। वैसे ही कट गया ये। अब देखो 70 और 30, योग कितना है? 100। ये वैसे ही कट गया। अब देखो 70 और 110, योग कितना है? 180। ये वैसे ही कट गया। तो कौन सा हो जाएगा? ये। जरा अंतर भी देख लो, 65 और 25 का अंतर कितना आ रहा है? 40। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है 12 10 12 को भाग लगाओ 12 से, तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल पूछ रहा है वो, शेषफल कितना आएगा इसका। तो शेषफल देखते हैं कितना आएगा। इसको देखो, लिख लो 12 1 0 12। अगर इसमें भाग लगाओ, कितने का? 12 का भाग लगा रहे हैं, लगाओ। 12 एकन 12, तो ये 12 एकन 12, 12 में से 12 घटेगा 0। एक उतारो, भाग नहीं जा रहा, 0। फिर एक जीरो उतारो, भाग नहीं जा रहा, फिर 0। अब क्या उतार लो? 1। 101 हो गया। 12 अट्ठे 96, कितना हो गया? 96। जरा घटाओ, उसमें से कितना बचेगा? 11 में से 5 गए, 6 गए 5, और यहाँ पर कितना बचा? 9 में कुछ नहीं बचा, और 2 का उतारा ले लो। तो 12 में 52 में 12 का भाग लगाओ, 12 चौक 48, ये चला गया। और कितनी बार गया है? 12 चौक 48। शेष कितना बचा? 12 में से 8 गए 4, कितना बचा शेषफल? 4। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी कुछ। अगला देखो, पेडागोजिकल सवाल है, कुछ नहीं है। देखो क्या है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या क्या आंकना चाहिए? किसी विद्यार्थी का क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, सही बात है। बिना समझे रटने की प्रवृत्ति, नेगेटिव है, काटो इसको। शिक्षक को सुनने की क्षमता, भाई सुनने की क्षमता तो ठीक है, लेकिन इसका करेंगे क्या हम? हटाओ इसको। अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न पूछना, ये भी नेगेटिव। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं? अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर, मध्य। देखो, अगर मैक्सिमम में से अगर मैं मिनिमम घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होती है रेंज। क्या प्राप्त होती है? रेंज। ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगी? परिसर बोलते हैं हिंदी में, या और इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ, क्या होता है? बहुलक, जो बहुलक होता है, ये पिछली बार सुपर टेट का ही फॉर्मूला आया हुआ था। ये बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आ जाता है इसका फॉर्मूला कभी कभी। अगला देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो आपको मालूम है संख्या, अभाज्य संख्या कैसे शुरू होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है या तो स्वयं से कटे या एक से कटे। तो 2 3 5 7 आपने पढ़ी होंगी। फिर क्या होती है? 11 13
17, 19, इस प्रकार से पढ़ी है आपने। 23, 29, ठीक है, 31, ठीक है, 37, इस प्रकार से आवाज़ संख्या होती हैं। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या होती है वो 2 होती है, और इस पे बार बार सवाल आता है। और 2 ऐसी संख्या है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी, और आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं तुमको, अगर 100 तक पूछे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। एक मतलब ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ आपको। 44, 22, 32, 23, 21, ये अगर फॉर्मूला ध्यान रख लोगे मोबाइल की तरह तो ध्यान आ जाएगा आपको। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 2, 40 से 50 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 2, 90 से 100 1। तो अगर टोटल जोड़ोगे ना तो 50। तो यहाँ अगर ये ध्यान है आपको तो किसी भी पूछ ले, चाहे 1 से लेके 50 तक की पूछ ले, 75 तक की, 80 तक की, आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो एक बार ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। आगे आओ, ये सवाल ये रहा, क्या कह रहा है? किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या के 1/4 बताना है। मान लो संख्या का, एक संख्या मान लो x, कितना 3/4 का क्या 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। अब क्या कह रहा है ये? 24 के बराबर है, 2/3 24 के बराबर है। 2 दूनी 4, 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया। अब बताओ 2 का मल्टीप्लाई 24 में होगा तो कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। जब 48 हो जाएगा तो एक बात बताओ मेरे को, 48, अब इसका पूछ रहा है 48 संख्या का 1/4, तो 1/4 निकालना है। बताओ 1/4 निकालूंगा संख्या का तो 4 से कटूंगा, इसमें भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये संख्या आ जाएगी तुम्हारी 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है, शानदार सवाल है, बहुत आता है सवाल ये। 7 + 2√10, 7 + 2√10, ठीक है, ये सवाल है। इसका पूछ रहा वर्गमूल क्या होगा। अगर वर्गमूल पूछ रहा, कुछ भी पूछ रहा, वो तो बात की बात है। अब देखो यहाँ पर कंपलसरी है कि 2 होना ही चाहिए, आपको ध्यान रखना है, हमेशा 2 का तभी बन सकता है सवाल। तो इसके ऐसे फैक्टर करो, इस वाली संख्या के जो अंडर रूट में है, इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे तो 7 आए और गुणा करने पे कितना आए? 10। तो मुझे मालूम है 2 पंजे 10, और इस पर क्या लगा दो? रूट चढ़ा दो उस पर। और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस रख दो, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ प्लस रख दिया, तो मेरा ये आंसर आ गया। तो 2√5, √2 और √5, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? सांख्यिक में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो ये फिशर को जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर तुम सवाल भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। गाउस को, लाप्लास को, न्यूटन को, ये कोई मतलब नहीं। कौन सा है? ए फिशर है, ये आपको रटना पड़ेगा, कुछ नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन। अगला देखो सवाल ये रहा, क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। अगर किसी संख्या का, मान लो संख्या x है, का कितना 60%, 60% की फ्रैक्शन तुम्हें मालूम होनी चाहिए। 60/100 करूँगा तो 20 या 60, 20 × 100, 3/5 इंटू कितना है का 3/5, 3/5 लगा लिया मैंने। कितना दे रहा है? 36 है। कितना है? 36 है, ठीक है, 36 है। क्या कह रहा है? तो वह संख्या क्या है? जरा काटना, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 4 बार कटा, 5 पंजे 25, और 25 में अगर 4 का गुणा करूँगा तो बताओ कितना आ जाएगा? 100। तो यही तो कह रहा है, संख्या क्या है? मेरी संख्या है 100। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल है ये, अगला सवाल क्या कह रहा है? पाई 1 है। पाई क्या है? पाई के बारे में पूछ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पाई और एक होता है एक्सपोनेंशियल। ये जो 2 संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसे ही बता देता हूँ डायरेक्ट तुमको। ये पूछ रहा है कि परिमेय है, अभाज्य है, भाज्य है, क्या है, ठीक है। तो पाई और एक्सपोनेंशियल 2 संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या हैं। अगर ये पूछे कहा आपसे 0 होती है परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक बार और समझाता हूँ, परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिस p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाली संख्या। अगर 0 होगी तो इन्फिनाइट बन जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। और उसमें क्या होना चाहिए? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 1.25
ये संख्या कैसी है? ये परमेय संख्या है। अगर मैं पूछूं 1.231 इसको रिकरेंस नंबर है तो इसको 231 ये चलता जा रहा है तो इसे लिख सकता हूँ, ये डॉट 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 आगे तक है तो कितना हो जाएगा 231। इसको भी पी बाई क्यू को फॉर्म लिखा जा सकता हूँ तो ये भी क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन जो पाई होती है इसकी वैल्यू होती है 3.149562 ऐसे करके ये 50 लाख तक आज तक निकाली गई, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होती कभी भी और नंबर भी कभी रिपीट नहीं होता। जो संख्या टर्मिनेट ना हो, नंबर रिपीट ना हो, वो कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये दे रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो ये कह रहा है ए इसका वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी डायरेक्ट, अगर ये बराबर में दे रखा हो, कभी भी आपको लगे कि ये बराबर में दे रखा हो तो इसका रेशियो निकालना हो आपको, तो क्या करोगे? जो नीचे है बट्टे में उसे ऊपर कर दो बस, केवल 3 4 और 7। ठीक है, 3 4 7, 7 और 4 11 और 3 14। अब इसकी वैल्यू तो रखनी है ऊपर, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 14। मान लो कि x है, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे क्या? 7x, इससे तो ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो सवाल है, ये पूछ रहा है यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक क्या है गुणनफलों का। तो जो यूनिट प्लेस है हमें तो लास्ट वाली संख्या से लेना देना है और संख्या से मतलब ही नहीं है। तो बताओ 8 × 6 × 9 × 2, इसी संख्या से मतलब है। इनका आपस में गुणा करो, फिर यूनिट प्लेस ही लेना है केवल आपको। 8 × 6 = 48 के 8, 8 निम 72, 2 बचे और 2 दूनी 4। तो क्या लास्ट में आया? मेरा सिर्फ 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त। अगर इसका एचसीएफ दे रखा है, महत्तम समावर्त होता है एचसीएफ 12 दे रखा है और एलसीएम दे रखा है तुम्हारा 72 और संख्याओं का योग दे रखा है तुम्हारा 60। लेकिन संख्याओं को एक निकालें कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमेशा जो ये दे रखा होता है एचसीएफ, उससे संख्या बना लो आप। तो मान लो कि एक संख्या मैंने मान ली 12A और एक मान ली 12B, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोनों को जोड़ बताओ, जोड़ क्या हो जाएगा? 12 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो A + B बराबर कितना हो जाएगा? कितना दे रखा है योग? 60। तो बताओ 12 पंजे 60, 5 टाइम कट गया। तो A + B जो हुआ वो कितना हो गया? 5। अब देखो, अब संख्याएं आपको इस प्रकार से माननी है कि ये योग करके कितना आए? 5। अब देखो मैंने मान लिया 1 + 4, ये भी तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब संख्या 2 + 3, ये भी तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बताओ संख्या बराबर दोनों 5 आ गई। इसकी जो 1 है इसमें 12 का गुणा करो, 12 × 12 और 12 चौक 48, एक तो ये हो गई। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। या तो ये संख्या होंगी ऊपर वाली या संख्या होंगी नीचे वाली, इसमें से कोई हो सकता है। लेकिन अभी हमको मालूम ही नहीं कौन संख्या होगी। तो अब बताओ इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? को प्राइम में तोड़ दिया करो उसको। 12 को को प्राइम में तोड़ोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 कॉमा 16 तिया 48। अब बताओ 2 की पावर सबसे बड़ी 16 में है तो 4 कट गया, 3 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका कितना आ गया? इसका आ गया एलसीएम 48, लेकिन एलसीएम आ रहा है 72, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। अगला देखो 24 और 72 का। तो 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और दूसरा हो जाएगा 12 9 चौक 36। अगर इसको तोड़ोगे आप तो 4 वाली इसमें आ जाएगा और 3 वाला इसमें आ जाएगा, 8 ने 72। अब मेरे को क्या लाना था? मेरा आंसर 72 ही आना चाहिए था और ये 72 आ गया। तो मेरी पहली संख्या पूछ रहा है 36 और 24 में से कौन संख्या मौजूद है? 24। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखो सवाल क्या है। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ये कुछ, ठीक है। एक विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका में 27 + 4 उतारा और नीचे इस प्रकार से उसने क्या ये पैटर्न बना लिया, ठीक है। आगे आओ, आगे क्या कह रहा है इस ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है शिक्षक द्वारा उस विद्यार्थी के साथ क्या किया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है इसमें। विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए, या उस विद्यार्थी को 5 में से 2 अंक देने चाहिए, या लास्ट में देखो यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी को प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए 5 पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो देखो हमेशा ध्यान रखना पेडागोजिकल क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव का कमाल होता है। आपको ये मालूम है तो हो जाएगा। ये नेगेटिव है, 0 अंक देना चाहिए, सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए। क्यों सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए उसको?
और लास्ट में ये वाला सी वाला ये भी नेगेटिव है और यही पॉजिटिव है, क्योंकि कारण तो पहचानो, किसी समस्या का कारण तो पहचानो, तब आप बता पाओगे क्या समस्या क्या थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, तो मान लेता हूँ सीपी बराबर 3/2 एसपी के बराबर है, ये तो कह रहा है। अब बताओ सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। अब एक बात बताओ मेरे को, किसी व्यक्ति ने 3 रुपये में वस्तु खरीदी और 2 रुपये में वस्तु बेची, उसे कितना घाटा हो गया, एक का उसको क्या हो गया, हानि हो गई, लॉस हो गया। कितने पे हुआ है हानि भैया, 3 पे हानि हुई है, और इंटू 100 पे कितनी, तो बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3% की हानि हो गई उसको। ऑप्शन नंबर बी, इसे करने की जरूरत नहीं है वैसे, 1/3 क्या होता है, 1/3 बराबर 33.1/3% होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर मैंने बना दिया वर्ग या आयत कुछ भी है, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना आपको, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस L + B × H, ये होता है। और ये कितना दे रखा है, 660 के बराबर दे रखा है। अब बताओ, अब अगर लाइन अगली बोल रखा है तथा लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है। अगर चौड़ाई है मान लो 1, तो क्या हो जाएगी 1 यूनिट, और तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। तो बताओ कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2 और 1 कितना हो जाएगा, मान लो 3x मान लो, इंटू एच कितना है 11 बराबर कितना है 660 हो गया। अब देखो, अब क्या है, 11 से काटो, 11 60 बार कट गया, अब 6 धाई 60, तो x बराबर अल्टीमेटली वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। अगर 10 आ गई तो एक की कितनी हो जाएगी 20 और एक की कितनी हो जाएगी 10, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। और आपको मालूम है इसका जो आप आयत होता है उसका अगर क्षेत्रफल पूछूं आपसे तो क्या होता है L × B, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10, तो कितना हो जाएगा 20 दाई 200 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको। अगला देखो क्वेश्चन, ये रहा 109, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 60604 माइनस डैश है यहाँ पे 6, इसे 11 से डिविजिबिलिटी बतानी है आपको, तो विभाज्य है 11 से, अगर ये कट रहा है संख्या तो रिक्त स्थान पे क्या होगा आएगा, तो अल्टरनेट जोड़ लिया करो, इसका एक यहाँ से जोड़ लिया आपने और इसका एक यहाँ से जोड़ लिया और इसको यहाँ से जोड़ो। बताओ 6 6 12 और 4 16, 12 और 4 16, ठीक है। अब यहाँ से क्या जोड़ूँ, जीरो में कुछ भी रख दो, यहाँ पर मान लो x था, क्या मान लो x में जीरो जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो 11 से डिविजिबल होगा। बताओ 16 में से क्या घटाऊँ ऐसी संख्या कि मेरा 11 बन जाए या 0 बन जाए। 16 में 16 तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे को, तो बताओ 16 में से अगर 5 घटा दूँ, कितना घटा दूँ, अगर 16 में से यहाँ 5 घटा दूँ तो बताओ 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बताओ आंसर क्या हो गया मेरा 5। बात समझ में आ गई आपको, ये 11 की डिविजिबिलिटी होती है। अगला देखो ये क्या कह रहा है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन और हरीशचंद्र। तो आपको मालूम है श्रीनिवास रामानुजम, और इनके नाम पे हर बार पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, इस बार कलकत्ता की महिला हैं, उनको पुरस्कार दिया गया है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या नाम है उन महिला का, उनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और पिछली बार जो पुरस्कार दिया गया था सन 2020 का, वो कैरोलिना आरजू को दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया 110 का सी। ठीक है, तो ये तो पुराने हैं, ये हो गया नया। अगला देखो ये सवाल, ये रहा सवाल, तो बहुत बड़ा सा लग रहा है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर ये संख्या दिख रही है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन चेक करके बताता हूँ आपको क्या है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या का 5 गुना करो, ये 8 है छोटी संख्या, 8 पंजे 40, तो तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से, 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने के योग कितना है 71 है। ये सवाल हो गया। ठीक है, हमने सवाल पढ़ लिया। अब तो बड़ी संख्या का 2 गुना करो, 83 दूनी 86 हो जाएगा, 43 दूनी 86 हो जाएगा।
और इसका 5 गुना करो तो ये 4 गुना तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ये कट गया। अगर देखो इसका करो 11 दूनी 22, 22। अब इसका क्या इतना करोगे, अब तो बड़ी संख्या का 2 गुना कर दिया हमने, छोटी संख्या के 5 गुने से 22 में 5 गुना होगा ही नहीं है तो कट जाएगा। अगला देखो इसका करो दुगुना, 14 दूनी 28, 28 हो गया। अब देखो बड़ी संख्या का 2 गुना कर लिया हमने, संख्या के 5 गुने से इसका 5 गुना करो, 5 पंजे 25, इससे 3 ज़्यादा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, 3 ज़्यादा है। अगला देखो क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है ये तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या का कितना 4, 14 चौका 56, और छोटी संख्या के 3 गुने, 5 तिया 15 का योग 71 बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है 71, देख लेते हैं, 5 और 6 11 का 1, और 6 और 1 7, बिल्कुल 71 बैठ रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, इक्वेशन मैंने नहीं बनाई है, ऑप्शन से मैंने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया है। घन बना लेता हूँ एक में, देखो ये घन है, ये घन बना दिया मैंने। इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा की लंबाई है 5, कितनी है 5। सभी फलकों पर रंग लगाए गए हैं। फलक कितने होते हैं 6, एक ऊपर एक नीचे 4 साइड पे, ठीक है 6 हो गए। यदि इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, छोटे छोटे पीस बनाए गए हैं, एक एक छोटे छोटे 1 1 सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन ऐसे होंगे जिन पे केवल कितना एक बार रंग होगा। ये पूछ रहा कितनी बार होगा, तो बताओ कोने कोने पे होगा ये सारा का सारा, एक एक बार रंग होगा, और साइड वाले होंगे ये वाले, ठीक है। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 3 यहाँ पर बनेंगे, 3 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9। और टोटल इसका फॉर्मूला होता है 6a², 6a²। बताओ 6 ये है, a² की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 9 में 6 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 54। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हिस्टोग्राम से फिर आ गया, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। माध्य माध्यिका, माध्य माध्यक और बहुलक, माध्य या बहुलक, या बहुलक या माध्यिका। अगर हटाओगे, मान लो कोई 10 हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बन रहे हैं, ये वाला मैंने हटा दिया, तो बीच वाले में अगर होगा तो भाई बहुलक तो प्रभावित होगा ही होगा। बहुलक कहाँ पर है, यहाँ पर ही प्रभावित होगा, लेकिन इसका माध्य प्रभावित होगा, माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। माध्यिका कहाँ पर है, इसमें एक है, इसे काट सकते हो, इसे काट सकते हो, इसे काट सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से चाहो तो लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माध्यक होगा, भामा काट दो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, ये कट गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है। भैया देखो अंक, जो किसी प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक, देखो यहाँ पर 3 3 है, ठीक है, 4 4 है, ठीक है, 4 4 और सारों 4 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। बताओ 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 3 3 से कट जाए, देखो 3 से कट गई, सही है। क्या 4 से कटेगी संख्या, बिल्कुल नहीं कटेगी 4 से, ठीक है, 4 से ये नहीं कटेगी, तो ऑप्शन 1 खत्म। ऑप्शन बी देखो, 3 से कटेगी तो 4 तिया 12, जोड़ देखो तीनों का 12 हो गया, कट रही है 3 से, और 4 से तो ऑलरेडी कट रही है, तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं चेक करके, 4 से नहीं कटेगी, ये नहीं होगा, मतलब 3 से नहीं कटेगी ये, और देखो 4 चौक 16, ये भी 3 से नहीं कटेगी, तो कौन संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि पूरा मेथड लगाया जाए, ऑप्शन से भी आप चेक कर लिया करो, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल देखो ये है, कह रहा है कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है। अब देखो पंचभुज के अंतः कोण तो बाद में है, अगर तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, अंतः कोण होता है, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है n -2 × 180, n हटा दो, कितना होता है 180, एक तो ये होता है, इसे हटाओ, और एक्सटर्नल जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है 360/n, ठीक है। अब मुझे पंचभुज मालूम है, n की वैल्यू मेरे पे मालूम है, n की वैल्यू मुझे मालूम है, n की वैल्यू कितनी है 5, तो बताओ 360/5 क्या हो जाएगा, 5 से भाग लगा दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अगर एक कोण बाहर वाला 72 है और दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से 72 घटा दूँ, कितना बचेगा बताओ, 180 में से 72 घटाओ, 8 ये बचा, और यहाँ पर बचे 7 0, और यहाँ पर बचा 1, 108।
108 है और 5 का गुणा करना है, तो बताओ 8 पंजे 40, 5 एकान 5, 540 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमेशा आप इंटरनल एंगल निकालने की बजाय एक्सटर्नल एंगल निकाला करो, क्योंकि सरल होता है, एक फॉर्मूला एक ही रहता है, 360/n डायरेक्ट निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। एक खंभा 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है और धंसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से लगाओगे तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। चाहो तो इक्वेशन बना के कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझको दिख रहा है 4/7। अगर बताओ 4/7 है, ठीक है। अब 7 किस संख्या से इसमें कट सकता है, 7 से किस में भाग जा सकता है? 21 से जाएगा, बिल्कुल से 21 में चला जाएगा, ठीक है। 25 में नहीं जाएगा, 30 में नहीं जाएगा, 12 में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। लेकिन अभी मैं चेक करता हूँ सारे के सारे उसको, ठीक है। मान लो कि 4/7 था, मान लो 21 ही है मेरा ऑप्शन पहला, 4/7, तो 7 या 21, टोटल कितना हो गया? 12। अब देखो 12 आ गया। अब क्या कह रहे हैं, जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो 12 का 1/3 बताओ कितना हो जाएगा? 4। 12 टोटल था, 4 बाहर खींच लिया, अब कितना बचा? 8। अब क्या कह रहे हैं लास्ट में, देखो, पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगला देखो, कह रहा है ए बी किसी काम को 12 दिन में। देखो, ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 में। और बी प्लस सी 15 में। एक है बी प्लस सी, कितने में कर रहे हैं? 15 में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कर रहे हैं तुम्हारे 20 में। ये काम है, टोटल काम निकालो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा 60। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी ए बी की 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ये हो गई इनकी क्षमता का अनुपात 5, 4, 3। अब कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो बताओ, ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार और सी 2 बार। तो बताओ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? क्षमता कितनी तीन होगी? 5 और 4 9, 3 12, कितनी हो गई? 12। 12 का 2 से भाग लगाओ, कितना हो गया? 6। तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी होगी? अब ए का निकालना है, तो बी सी बताओ, बी सी की क्षमता कितनी है? बी सी की क्षमता है 4। अगर 4 लगा दूंगा बी सी की जगह, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ? 2। बात समझ में आ रही होगी? ए की क्षमता कितनी हो गई? 2। आगे ले लेता हूँ, ए की क्षमता हो गई 2। ये 2 क्षमता से कार्य करेगा, लेकिन टोटल कार्य कितना था? 60। 2 से कार्य करेगा, तो कितनी बार कर, कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में। बहुत सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, ये ज्योमेट्री का सवाल है। त्रिभुज एबीसी में यू बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी तुम्हारा डी, ई और एफ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सत्य है? अगर ये एक त्रिभुज बनना है और ये क्या है? मध्य बिंदु है, तो 1 2 3 4 त्रिभुज बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, ए बी सी जो डी ई एफ होगा ना, डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 के, 1/4 ऐसा ही हो गया, 1/4 के ए बी सी के। ये वो इसका आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर होगा देख लेना। आगे देखो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। अगला देखो सवाल 119, 1-2 सवाल और बचा हुआ है। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रम से 5 और 36 है, अंतर होता है x माइनस वाई और गुणनफल होता है x प्लस वाई। ये है 5 और ये है 36। बात समझ में आ रही है? तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? 1/x माइनस 1/y। ये कई सेप्टों में पूछा जा चुका है। अगर इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -x/y। तो बताओ, माइनस वाला तो कोई है नहीं, तो बताओ अंतर कितना है? 5। तो 5 ऊपर आ गया, ऐसे लिख दो। अंतर कितना है? 5, और ये कितना है? 36। तो 5/36 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, मतलब 6 है। इसको सवाल को हमेशा ऑप्शन से करना, आप मेरी सलाह है इसके लिए। बताओ 6 × 6, देखो दोनों का गुणा करोगे तो 6 × 6, इसका भी हो सकता है। 3 पंजे 15, ये तो ऑप्शन कट गया। 4 तिया 12, ये भी ऑप्शन कट गया। 3 दूनी 6, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। आप देखो क्या कह रहे हैं, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ो उसमें, 16 में अगर 9 जोड़ूंगा तो प्राप्त संख्या के स्थान बदल जाते हैं। 16 9 25। अब बताओ कहीं स्थान बदले, तो ये ऑप्शन भी कट गया। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 23
23 में 9 जोड़ो, 9 और 3 12, 2 हो गया, और 2 और 1 3। बताओ यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2 3, और यहाँ पर कितना 3 2, स्थान बदल गए, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। साथियों इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो, 30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर बढ़िया आपको पसंद आता है वीडियो, तो लाइक करा करो और दोस्तों तक शेयर करा करो। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और जो भी कल पेपर देने जाएगा यूपी टेट के लिए, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद साथियों।